हेलो दोस्तों। तो आज मैं कराने वाला हूँ एसएससी सीएचएसएल के 19 मार्च के 2020 का मैं क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, ये शिफ्ट 2 का पेपर होने वाला है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस पेपर में कुछ खास क्या है। तो ये क्या है कि ये प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ आपको वीडियो दिया जा रहा है। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो तभी इस वीडियो को शेयर और लाइक सब्सक्राइब, और चैनल को नए हैं तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि अपडेटेड और भी वीडियो और भी प्रीवियस ईयर के पेपर मैं आपको करा सकूं। और अगर आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं तो ज़रूर उस पर कमेंट सेक्शन में जाकर उसको ज़रूर बताइए। ठीक है, और हाँ, एक लास्ट में एक और चीज़ है कि लास्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए सरप्राइज़ है कुछ, तो प्लीज़ लास्ट तक पूरा देखिएगा वीडियो ताकि लास्ट में आपको वो क्वेश्चन ज़रूर दिख जाए जो सरप्राइज क्वेश्चन है। ज़रूर जाइएगा लास्ट तक आप उसको देखने के लिए। ठीक है, और प्लीज़ प्रॉपर वे से पूरा पढ़िए क्योंकि पेपर आप CHSL आपका ज़्यादा दूर है नहीं। ठीक है, तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को देखिए ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा जा सके। चलिए अच्छा देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपका ये है कि द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल इज 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स हाइपोटेनियस। तो क्या कह रहा है कि एक क्या है आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, याद रखिएगा राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल में भी कौन सा ट्रायंगल है भाई? आइसोसेलेस। आइसोसेलेस में क्या होते हैं? टू साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, याद रखिएगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है? द एरिया ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस मतलब ये साइड पूछ रहा है, मतलब कि ये चीज पूछ रहा है। आप कैसे निकालोगे ये? जब आपको एरिया पता है और आपको क्या फार्मूला क्या होता है राइट ट्रायंगल एंगल का, क्या होता है? एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल का फार्मूला होता है आपका, क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। याद रखिएगा ये ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये आपका बेस है और ये आपका हाइट, इस बार दोनों ही सेम है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/2 इंटू क्या हो जाएगा? a इंटू ए। ठीक है, चलिए अब ये क्या हो जाएगा फिर? 1/2 मतलब यहां हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहां पे हो जाएगा 1/2 a स्क्वायर। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल का आपको दे रखा है 121। अच्छा, इसको अभी a ही मानते हैं, इसको कुछ और मान लेते हैं, कैपिटल A मान लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम कैपिटल A से मान लेते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, जब ये कैपिटल A हो गया तो हम सिंपल से एक फार्मूला बना सकते हैं कि a स्क्वायर, ये 1/2 उधर चला जाएगा तो a इंटू 2 हो जाएगा। भाई इधर क्या है? 2 डिवाइड में था, उधर जाकर क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया। तो ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा एरिया के साथ। फिर अंडर रूट क्या हो जाएगा? इसके उधर चला जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट है तो उधर जाकर, सॉरी स्क्वायर है इधर, उधर जाकर क्या हो जाएगा? अंडर रूट में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए और इक्वल टू ए। ठीक है, तो मतलब आपको अगर साइड निकालना है, अगर आपको एरिया पता है तो आपको सिंपल सा फार्मूला बन गया। क्या, कौन सा फार्मूला बन गया कि 2 इंटू ए। ठीक है, अंडर रूट में 2 इंटू ए। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपका क्या निकलेगा? बेस और या हाइट निकलेगा। अगर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको खुद से, क्योंकि फार्मूला आपको CHSL में आपको कम समय लगना चाहिए। 1 घंटे में आपको, अगर आपको लगभग 100 क्वेश्चन करने हैं तो क्वेश्चन के ट्रिक को हर स्टेप में आप बनाते चलिए खुद से। ठीक है, तो याद रखिएगा साइड आपको पता चल गया है। यहां से अगर आपको बेस और ये पता चल गया तो आपको हाइपोटेनियस निकालने में आसानी हो जाएगा। वो भी एक फार्मूला बनाऊंगा, लेकिन पहले यहां पे देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 2 इंटू कितना भाई? एरिया कितना दिया है? 121 दिया है अंडर रूट में, तो ये कितना आ जाएगा? a। और हम जानते हैं 121 क्या हो जाएगा? जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 11 हो जाएगा, और ये हो जाएगा अंडर रूट में 2। ठीक है, इज इक्वल टू a। ठीक है, ये क्या निकल गया? आपका साइड निकल गया। ठीक है, ये क्या निकल गया? आपका साइड निकल गया। अब आपको फार्मूला पता है कि पाइथागोरस यहां पे लगाएंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनियस निकालना है, तो क्या लगाएंगे कि b का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। तो आप इसको बना सकते हैं b का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2 क्या हो जाएगा? 2 राइट a स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2a स्क्वायर, और ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर हटा दीजिए, ये अंडर रूट में आ जाएगा 2a स्क्वायर। ठीक है, याद रखिएगा। और ये आपका आया कितना था? 11√2 आया था, तो यहां पे पुट करेंगे जब, तो 11 का क्या हो जाएगा? 11 का स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू 11 का स्क्वायर कितना आएगा भाई? 11 का स्क्वायर आ जाएगा
121 और अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 2। ठीक है, एक पेयर और बन गया और यहाँ पे 11, मतलब b इज इक्वल टू 11 इंटू 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा 22। तो आपका कहीं पे भी ऑप्शन है 22? हाँ है। कहां पे है? आपका ऑप्शन है यहाँ पे सी। तो आपका आंसर सही कौन सा हो गया? 22 वाला आंसर सही हो गया। अच्छा, अब कैसे डायरेक्ट हाइपोटेनस निकाल सकते थे? तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, b इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम देखा जाए 2a स्क्वायर, आप यहां से डायरेक्ट यहीं पे पुट, यहां से a निकालकर डायरेक्ट ये पुट कर सकते थे। ये सब प्रोसेस करने समझने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, चलिए, तो दो चीजें आपको याद करनी है इस क्वेश्चन से, एक ये वाला चीज और एक ये। जब ट्रायंगल कैसा हो, आपका आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो, तब आप ये अप्लाई करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इसमें। चलिए, तो सेकंड क्वेश्चन पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा भैया। क्या लिखा है सेकंड वाले क्वेश्चन में? द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू इक्वल सर्कल each ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर इज 17 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन दो सर्कल के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है उसको दे दिया है 17 सेंटीमीटर, और उन दोनों सर्कल वो दोनों सर्कल ही क्या है, इक्वल है। तो मतलब उन दोनों का रेडियस कितना है, 4 सेंटीमीटर। फिर क्या कहता है, द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स टेंजेंट इज, तो कह रहा है ट्रांसवर्स टेंजेंट का लेंथ बताइए। तो ट्रांसवर्स टेंजेंट जो होता है आपका, ट्रांसवर्स टेंजेंट कैसा होता है, ये जो फिगर देख रहे हैं आपको, इसी चीज, ये चीज पूछ रहा है। ए बी जो दिख रहा है आपको, ये वाला ए और बी जो दिख रहा है ना, इसी की लेंथ पूछ रहा है वो। ठीक है, क्या क्या दिया है आपको, रेडियस दे दिया है। रेडियस दोनों का सेम होगा, क्यों? क्योंकि वो दोनों ही इक्वल सर्कल हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसके लिए सिंपल सा फार्मूला है, इसको प्रूव कराया जा सकता है, लेकिन वो काफी लंबा हो जाएगा, तो यहां पे ना करा के मैं नेक्स्ट कभी वीडियो में उसको बनाकर हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो चलिए ध्यान दे दीजिएगा, इसका फार्मूला क्या है। जो अगर ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट पूछता है तो सिंपल सा आप फार्मूला लिख लेंगे। जैसे ये ए बी है, इसका जो होगा अंडर रूट में लिख लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट में क्या लिखेंगे फार्मूला, वो लिखेंगे क्या, आपका जो ये है ना लेंथ, ये दोनों सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है, इसको एल माना है। ठीक है, जो एल है इसका स्क्वायर जो होगा उसमें से माइनस कर दीजिएगा आप। किसको माइनस करेंगे, उन दोनों रेडियस के सम के स्क्वायर को। उन दोनों रेडियस जो ये R1 R2 है ना, इसके सम के, जरूरी नहीं है हर बार इक्वल ही हो, तो ये अलग अलग भी होंगे तो भी इनके सम के स्क्वायर को इसके लेंथ के भी जो है स्क्वायर से माइनस कर देंगे। ठीक है, इसका प्रूफ भी होता है, तो ये प्रूफ भी आपको अलग वीडियो में दिखाया जाएगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है, तो इसमें पूरा दिखाना प्रूफ संभव नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखिएगा क्या कहता है। तो लेंथ आपको दे रखा था 17 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस R1 R2 मतलब कि 4 + 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आप जानते हैं कि अब जो 17 का स्क्वायर होगा, क्योंकि आपको 17 स्क्वायर 14 का स्क्वायर, ये जो स्क्वायर 30 तक तो कम से कम आपको याद होना चाहिए। तो 17 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 289, क्योंकि आपको कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा इसमें। तो इसका हो जाएगा 289 और इसका हो जाएगा 4 + 4 कितना होता है 6, 4 + 8 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना आपका 289 माइनस आपका 64, और 64 को अंडर माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 225 आ जाएगा। और 225 किसका होता है भाई, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो हमको आ जाएगा मेरा 15 आ जाएगा, ये 15 का स्क्वायर रूट है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये वाला क्वेश्चन आपका हो गया, मुझे लगता है आपको ये समझ आ गया होगा कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आपके। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ कार कवर्ड 150 किलोमीटर इन 5 आवर। अगर कोई कार है, अगर 150 किलोमीटर चलती है 5 घंटे में, इफ इट ट्रेवल एट 1/3 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड। और अगर कोई कार अगर कह रहा है कि 150 किलोमीटर 5 आवर में कवर करती है, तो बताइए कि अगर वो अपनी स्पीड की 1/3 हो जाए, मतलब अगर उसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है तो उसकी स्पीड कितनी हो जाए, 10 किलोमीटर पर आवर हो जाए। ठीक है, मतलब कि अपनी स्पीड की थर्ड हिस्सा हो जाए। ठीक है, याद रखिएगा। देन हाउ मच मोर टाइम विल इट टेक टू कवर सेम डिस्टेंस। तो कितना समय लेगा, कितना ज्यादा और समय लेगा उसी डिस्टेंस को कवर करने में। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे आप। तो भाई पहले बताइए कि पहले कितना डिस्टेंस, कितना था स्पीड। तो देखिए डिस्टेंस जो आपका था, आपका जो डिस्टेंस था वो कितना था, 150 किलोमीटर था। ठीक है, और टाइम कितना लगा था उस समय,
टाइम लगा था आपको 5 आवर लगा था भाई, है कि नहीं। अच्छा, तो स्पीड कितनी हो जाएगी भाई, स्पीड आपकी हो जाएगी 150 अपॉन, सॉरी 50, तो 150 था ना, हाँ 150 अपॉन 5, तो ये काट देंगे तो कितना आ जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यही स्पीड आएगी कि नहीं। ठीक है, आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, वो पूछ रहा है कि बताइए अगर उसकी स्पीड की 1/3 हो जाए तो हमारी स्पीड का 1/3 निकाल लेते हैं। ठीक है, 1/3 ऑफ द स्पीड। ठीक है, 1/3 ऑफ द स्पीड। अगर वो स्पीड का कितना हो जाए 1/3 हो जाए तो 1/3 इंटू 30 कर देंगे भाई, जिसकी स्पीड कितनी थी तो 30 किलोमीटर पर आवर थी, तो उसकी स्पीड की आप 1/3 कर देंगे और इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। मतलब अगर वही कार 10 किलोमीटर पर आवर से चले तो बताइए उसकी तो कितना, उसी डिस्टेंस को, डिस्टेंस भी सेम है, और अगर स्पीड क्या हो जाए उसकी स्पीड का 1/3 हो जाए तो कितना और ज्यादा समय लगेगा। तो इसी चीज को देखना है, तो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, आप क्या निकालेंगे भाई कि जब वो 10 किलोमीटर पर आवर चल रहा था तो कितना ज्यादा समय लिया वो, तो समय टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इधर चला गया टाइम, स्पीड टाइम इधर चला गया और स्पीड इधर आ गया। ठीक है, तो डिस्टेंस हमारा वही था 150 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 150 किलोमीटर था, और स्पीड कितनी हो गई थी 10 किलोमीटर, इसको काट दीजिए कितना आ गया 15 किलोमीटर, सॉरी 15 आवर आ गया, कितना आ गया 15 आवर आ गया कि नहीं। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपका ये समय आ गया है 15 आवर आ गया है आपका टाइम, तो अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है कि कितना ज्यादा समय लगा। तो अभी तो वो 15 आवर ले लगा, पहले कितना लेता था 5 आवर, मतलब कि जो प्रेजेंट एक्स्ट्रा टाइम जो लेगा, एक्स्ट्रा कवर करेगा, एक्स्ट्रा टाइम जो होगा वो हो जाएगा आपका कितना जाएगा, पहले इस समय 15 आवर ले रहा है और पहले 5 आवर लेता था, तो भाई टोटल 10 आवर जो है वो एक्स्ट्रा लेगा। तो ये सी वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। तो कितना घंटा एक्स्ट्रा लेगा, 10 आवर एक्स्ट्रा लेगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया 10। ठीक है, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि द प्रिंटेड प्राइस ऑन अ बुक इज 150 रुपीज। कितना रुपीज है भाई 150 रुपीज, अगर किसी बुक पे प्रिंट हुआ है, इफ इट इज सोल्ड आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30% एंड 40%, देन फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस। तो बताइए उसकी सेलिंग प्राइस क्या आएगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपको पूछा गया है सेलिंग प्राइस क्या होगी। तो देखिए 2 डिस्काउंट हुआ, सक्सेसिव मतलब तेरा एक हुआ फिर उसके बाद फिर दूसरा हुआ। ठीक है, तो पहला जो डिस्काउंट हुआ था कितना था ये देखना होगा हमको। तो पहला जो डिस्काउंट हुआ था वो 30% का है। ठीक है, तो या तो आप क्या कीजिए, 30% डिस्काउंट किया गया है तो मतलब 30% उसका निकालिए, फिर उसका 30% जितना निकालेंगे उसको 100 जितना भी था उसमें माइनस कर दीजिए, या तो आप क्या कीजिए डायरेक्ट 70% निकालिए। समझिए बात को, हम क्या कह रहे हैं कि 30% डिस्काउंट किया मतलब उसका जो अब प्राइस है वो 70% है ना। ठीक है, तो 30% तो निकल गया उसमें 100%, क्योंकि कोई भी नंबर अपने आप में क्या होता है 100% होता है। जैसे ये खुद का 100% है, तो इसमें अगर आप क्या कर रहे हैं 30% का डिस्काउंट कर रहे हैं तो भाई 100% क्या हो जा रहा है, माइनस हो जा रहा है, तो बच रहा है जो आपका वो बच रहा है 70%। तो आप 30% माइनस करने के बजाय डायरेक्ट इसका क्या निकाल लीजिए 70% निकाल लीजिए, और अगर इसका 70% निकालना तो 150 इंटू 70 अपॉन 100 कर दीजिए। सिंपल परसेंटेज हटाना है तो सिंपल सा क्या कर देंगे 100 से डिवाइड कर देते हैं, ये कट गया, ये 0 0 खत्म। ठीक है, अब 15 से 7 कितना होता है भाई, तो 15 से 7 105 आ जाएगा आपका। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट आपका प्राइस। जो अब ये कह रहा है 2 डिस्काउंट हुआ, एक और, तो 2 डिस्काउंट हुआ, अभी एक और डिस्काउंट हुआ है उसको भी आपको जानना ही पड़ेगा, तो उसको देख लेते हैं क्या है वो। ठीक है, चलिए तो 105 पे आपको क्या कह रहा है 40% का डिस्काउंट दे रहा है। कितने परसेंट डिस्काउंट दे रहा है वो 40% का, तो या तो आप 40% निकालिए, क्योंकि अब ये खुद में ही एक 100% हो गया, तो इसमें 40% का डिस्काउंट देना मतलब इसको डिस्काउंट करके 60% बचेगा, तो आप डायरेक्ट इसका क्या निकाल लीजिए 60%। तो आप इसका क्या निकाल लीजिए डायरेक्ट, तो आप इसका डायरेक्ट 60% निकाल लीजिए। चलिए निकालते हैं 60%, तो 60% मतलब 60 अपॉन 100, ये 1 0 से 1 0 चला गया। ठीक है, अगर इसको 5 से काटते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये 2
121 और इसको काट देंगे तो ये 2 बचेगा। ठीक है, अब फिर इसको काट देंगे यहां से तो ये आ जाएगा 3। 21 का 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 3 1 जा 3, 2 2 जा 6, 63 रुपीज आया। और ये ऑप्शन आपका है पहला वाला, ए वाला सही है। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ये भी आ गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। द गिवन बार ग्राफ शो द बिस्कुट एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया over a period of 5 years. Study the graph and answer the question that follow. In which 2 year was the value per ton equal? तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि इस ग्राफ में आपको बिस्कुट की एक्सपोर्ट जो की जा रही है, भेजी जो जा रही है, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, इंडिया ओवर अ 5 ईयर, लगभग 5 सालों का ये डाटा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन द फॉलो। ठीक है, तो इस ग्राफ को आप ध्यान से देखिए और उसके बाद इनके आंसर दीजिए। पहला ऑप्शन है आपको कि मान लीजिए कह रहा है इन विच 2 ईयर वॉज द वैल्यू पर टन इक्वल। कह रहा है कौन से ऐसे 2 साल हैं जिसमें 1 टन में लगभग दोनों, मतलब पर टन में जो बिस्कुट का एक्सपोर्ट है वो दोनों में ही इक्वल है। तो ध्यान दीजिएगा, लगभग 2006 लेकर 2007, 2008, 2009, 2007, 2008 और उसके बाद आता है आपका 2005 टू 2006। तो इनमें से कौन सा है जिसमें वैल्यू जो पर टन है वो किसमें इक्वल है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, पहले ग्राफ देख लीजिएगा। तो ये जो है ना ब्लैक वाला, वो आपको दिखाता है क्वांटिटी इन लाख। ठीक है, टन में। ठीक है, क्वांटिटी जो है आपका लाख टन में है। और वैल्यू ये जो है ना रेड वाला आपको दिखाता है वैल्यू रुपीज करोड़, मतलब कि कितना पैसा पड़ रहा है, कितना क्वांटिटी लग रहा है, कितना पैसा उसमें उस साल खर्च हुआ है, कितना मिला उसको, ये सबका इसमें डाटा है। ठीक है, याद रखिएगा। तो हम क्या करना है, हमको कुछ नहीं करना है, हर साल के लिए आपको डाटा निकालना है कि कौन सा, मतलब कि हर साल के आपको डाटा निकालना है कि कितना ज्यादा आपका अमाउंट 1 टन में, कितना ज्यादा करोड़ उसमें आपका एक्सपोर्ट हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। तो जो आपका ये ग्राफ है उसमें ये दिखाता है क्वांटिटी इन लाख टन और वैल्यू दिखाता है जो आपको बताना है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि 1 टन में आपने कितनी ज्यादा वैल्यू की क्वांटिटी आपने एक्सपोर्ट कर दी है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आप क्या करेंगे, हर 1 टन के लिए जितना पैसा आपका लगा है उसको निकालेंगे। तो आप पहले निकालेंगे किसके लिए, 2005 के लिए। पहले 2005 के लिए निकालते हैं। तो 2005 में ध्यान दीजिएगा, आपका जो टोटल आपका जो लगा है वो जो आपका, मतलब सॉरी, क्वांटिटी जो एक्सपोर्ट हुआ है वो 100 टन है। और जो उसमें जो पैसा मिला है या पैसा जो लगा है वो जो आपका है 150 करोड़ है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा इसको कैसे निकालेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू है उसको 150 जो उसको रखिए ऊपर, और जो आपका जो टोटल क्वांटिटी है उसको नीचे रखिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये टन है आपका, क्या है, टन है। और ये आपका वैल्यू है जो कि किसमें है, वैल्यू है जो कि किसमें है, ये करोड़ में है, करोड़। ठीक है, याद रखिएगा। तो 0 से 0 गया और ये कट के आगे आपका 1.5 CR टन। ठीक है, याद रखिएगा। तो लगभग आपका 1.5 CR टन इसमें 2005 में लगा है। 2006 में कितना भाई हुआ है, तो सिंपल सी वैल्यू आपकी हो जाएगी, कितना भाई, कितना है 150, कितना है 150। ठीक है, और इसमें आपका जो लगा है, सॉरी 150 आपका करोड़ हुआ है, वैल्यू लगा है। और उसमें जो एक्सपोर्ट में, सॉरी, जो एक्सपोर्ट की क्वांटिटी है वो कितनी है 75, और इससे डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 2 CR आ जाएगा टन। ठीक है, अच्छा 2005 हो गया, 2006 हो गया, 2007 में आप ध्यान दीजिएगा, 2007 आपका कहाँ है, यहाँ पे, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे है 2007। इसमें कितना है भाई, 330 तक आपका हुआ है, 330 आपका वैल्यू लगा, प्राइस है। और ये है आपका क्वांटिटी, इसमें 0 से 0 चला गया, और 15 से 33 को काटेंगे तो 2 टाइम, फिर 2 टाइम फिर जाएगा, आपका CR टन आ जाएगा। याद रखिएगा लाख टन है, मैं लिख नहीं पा रहा हूं इसमें क्योंकि जगह कम है थोड़ा सा, इसलिए आप इसको समझिएगा, लाख टन है तो लाख मेंशन, आपको मेन आपको वैल्यू निकालने की 1 टन में कितना ज्यादा आपका चला जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट 2008 के लिए आप निकालेंगे, 2008 में भाई कितना है, तो 2008 में आपका ध्यान दीजिएगा, ये आपका है वैल्यू 400 वैल्यू लगा है, और आपका जो टोटल उसमें क्वांटिटी है 160 है, इसको काट दीजिए,
और इसको काटेंगे लगभग कितना आ जाएगा आपका 2.5 CR टन। ठीक है, फिर आते हैं आपका 2009 में आते हैं। 2009 में ध्यान देंगे तो कितना आ जाएगा भाई 500 है, ध्यान दीजिएगा कितना है 500 है, और उसमें जो 500 वैल्यू है, उसमें जो क्वांटिटी आपने एक्सपोर्ट की है वो लगभग कितनी है 200 है। ये कट गया, ये 0 0 फिर गया, फिर 2.5 फिर आ गया आपका CR टन। ठीक है, तो याद रखिएगा आपका ये है। तो इसमें देख रहे हैं सबसे ज्यादा जो पर टन में प्राइस हुआ है, वैल्यू मिला है, वो है ये 2009 और 2008 में। तो आपका ऑप्शन सही हो जाता है बी में। ठीक है, मुझे लगता है आपको इन दोनों क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपको एक चीज रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपका दिल बड़ा है तो प्लीज इसको जरूर लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि भाई बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो बनाने में, पूरा लिखना, आपको समझाना। ठीक है, तो प्लीज इस काम को जरूर कीजिएगा, प्लीज जरूर लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को, और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या कहता है कि अगर 2 cot थीटा इक्वल टू 3 दिया है, देन √13 और cos थीटा माइनस 3 tan थीटा अपॉन 3 tan थीटा प्लस √13 sin थीटा आपको दे दिया गया है। तो बताइए इसकी वैल्यू कितनी होगी। आपसे सिंपल से यही चीज पूछा है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि cos थीटा दिया है, tan थीटा दिया है, tan दिया है, sin थीटा का आपको वैल्यू निकालना है। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, cot थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहां दिया आपको 2 cot थीटा इज इक्वल टू 3, यही दिया है। तो cot थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, cot थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3/2। ठीक है, तो सिंपल सी बात हम ये जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cot थीटा, ये हम जानते हैं। तो cot थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका उल्टा हो जाएगा, जैसे यहां पर रखते तो 3/2 तो 2/3 हो जाएगा। ठीक है, ये tan थीटा आ गया हमारा यहां के लिए, और क्या आ गया cot थीटा आ गया। ठीक है, ये दो चीजें आ गई। अब हमको क्या निकालना है, साइन और कॉस निकालना है। तो साइन का हम जानते हैं कोसेक थीटा का फार्मूला जानते हैं। कोसेक थीटा इक्वल टू होता है अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और दूसरी चीज अगर ये यहां से आ गया तो साइन निकल जाएगा, तो फिर आप कॉस आप निकाल सकते हैं। याद रखिएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला भी आप जानते हैं। ठीक है, तो इनकी वैल्यू यहां पे पुट कर निकालनी पड़ेगी हमको। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या करना है आपको, cot थीटा की वैल्यू जो पता है आपको 3 यहां पे पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 का स्क्वायर मतलब 9 और 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 + 9 कितना हो जाएगा भाई, 4 + 9 आपका आ जाएगा अंडर रूट में 13/4, और आ जाएगा अंडर रूट में 13/2। ठीक है, ये आ गया इसका वैल्यू, ये आया कोसेक का। ठीक है, तो यहां से जब ये कोसेक का आ गया तो आप सिंपल सा साइन का निकाल सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कोसेक क्या होता है इसका उल्टा होता है। ठीक है, तो ये साइन क्या आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा 2/√13। ठीक है, मुझे लगता है आपको ये समझ आ गया साइन का। तो साइन की यही वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा कितना 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 4/13, और फिर ये 13 में से 4 चला गया तो कितना हो जाएगा आपका 9/13। ठीक है, अंडर रूट में आएगा 9/13, और ये फिर 3 बाहर आ जाएगा तो 3/√13, ये आपका कॉस आ गया। ठीक है, साइन आ गया, कॉस आ गया। तो अब आपको क्या करना है, इन सारे वैल्यू को वहां पे पुट कर देना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इन सारे वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे इसमें, जहां पे ये क्वेश्चन है इसमें पुट करेंगे तो √13 इंटू कितना है भाई आपका जो कॉस थीटा कितना है आपका 3/√13। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा सर्दी हो गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो 3/√13 माइनस 3 tan थीटा कितना दिया है आपको भाई, tan थीटा आपका दिया है इंटू 2/3, और ये आ जाएगा आपका कितना है ये इसके बाद 3 tan थीटा फिर कितना दिया 2/3 प्लस √13, तो साइन थीटा कितना दिया है आपका 2/√13। ठीक है, ये हो गया √13 से √13 कट गया, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, √13 से 13।
देखिए 3 में से यहाँ 2 बचा, 3 में से 2 गया तो वो आपका बचा 1, और यहाँ पे 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 1/4 बना, और यही हो गया बी वाला आपका आंसर। ठीक है, तो इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं, अगर थोड़ा सा आप जल्दी करते तो जल्दी आपका आंसर आ जाता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा भैया, क्या लिखा है कि x⁴ + 1/x⁴ इज इक्वल टू 14 1 4 159, देन वैल्यू ऑफ x + 1/x इज, इनमें से क्या होगा इसकी वैल्यू। तो सिंपल सी बात है, आप इसको दो तरीके से, मैं आपको पहले मैं आपको प्रॉपर वे बता देता हूं कैसे इसको निकाला जाता है, फिर मैं आपको शॉर्टकट मेथड भी बता देता हूं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये लिखा है, तो सिंपल सी बात है, आप जानते हैं अगर हम इसमें x + 4/x⁴ +2 कर दें, और इधर भी हम अगर जब इधर ऐड कर रहे हैं तो उधर भी ऐड कर देते हैं +2, तो आ जाएगा आपका ये। ठीक है, तो ये फार्मूला किसका बन गया, x² + 1/x² का होल स्क्वायर हो गया। क्योंकि अगर हम यहाँ पे x² × 1/x² लिखते तो कट के 1 ही आता, तो यही बनता, इसलिए हम इसको नहीं लिखे। और इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 14161। ठीक है, चलिए अब हम डायरेक्ट इसका अंडर रूट निकाल लेंगे, क्योंकि स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, क्योंकि अगर कहीं a² है तो इधर b लिखा है, तो इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं √b। और ये किसका स्क्वायर रूट होता है, याद रखिएगा कि ये होता है 119 का, x² + 1/x² इक्वल टू 119। तो आपको स्क्वायर रूट तो और स्क्वायर ये सब आपको याद होना ही चाहिए। अगर नहीं याद होगा तो मैं जल्द ही उस पर भी एक वीडियो लेकर आऊंगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैसे तुरंत निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अपडेटेड वीडियो मिलती रहे। ठीक है भैया, चलिए तो ध्यान दीजिएगा क्या करना है, फिर से आप वही 2 ऐड कर दीजिए, +2 इधर और 119 में +2 इधर, तो ये कितना हो जाएगा, x + 1/x इज इक्वल होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा कितना 121। ठीक है, और सिंपल सी बात है, स्क्वायर रूट निकालते तो कितना आ जाता है, x + 1/x का 11 आ जाता। तो मतलब आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ए वाला। ये तो हो गया लॉन्ग मेथड से। सिंपल करना होता तो आप क्या करते, तो आप कुछ मत कीजिए, सिंपल से x + 1 देखिए कितना है, उसमें +2 बस इधर ऐड कीजिए, फिर देखिए इसका स्क्वायर रूट निकालिए फट से तुरंत। तो जैसे मतलब इस स्टेप को छोड़ देना, ये सब नहीं करना है आपको, इसको ध्यान दिए उस पर +2 दोनों, बस इसमें +2 कीजिए, और फिर इसको स्क्वायर रूट, फिर इसका जितना भी +2 करने बाद इसका प्लस करने बाद इसका क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे फट से, तो आपको ये मिल जाएगा। तो फिर क्योंकि आपको यही मिलने वाला था, आप उसको लिख लेते इसके इक्वल में, फिर आप इसमें +2 करते तो फिर आपको ये मिल जाता। तो आपको स्टेप डाकने की आदत आनी चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन को आपको ज्यादा तेज करना पड़ेगा। अब कैलकुलेशन कैसे होगा, तो क्वेश्चन के बहुत सारे प्रैक्टिस जैसे करते रहेंगे, रटेंगे नहीं, आप ज्यादा लर्न नहीं करने की कोशिश करेंगे, उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, तो करते करते ही आपके मन में वो चीजें बन जाएंगी, तभी आप कर सकते हो। अगर आप इतने सारे स्टेप को लेकर करने लगे तो आपका समय ज्यादा खराब होगा। तो हाँ, ये है कि कभी कल क्वेश्चन ज्यादा लॉन्ग होते हैं, उनको मुझे लॉन्ग मेथड से ही करना पड़ता है, तो उसको ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन आप सॉर्ट कर सकते हैं तो ज्यादा से कोशिश कीजिए कि उसको शॉर्ट मेथड से ही कीजिए। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, द 3 मीडियन AX BY CZ and of triangle ABC intersect at point L. If the area of triangle ABC is equal to 30 centimeter square, then the area of quadrilateral BXLZ is A दिया है आपका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी दिया है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी दिया है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, और डी आपका 14 दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान देना है, आपको क्या निकालना है, आपको क्वाड्रिलेटरल एरिया जो है निकालना है वो BXLZ निकालना है। ध्यान दीजिएगा, BXLZ, यही आपको क्वाड्रिलेटरल को निकालना है। और ये क्या है, सबके मीडियन है जो इंटरसेक्ट करते हैं सब L पे। ठीक है, याद रखिएगा। तो सिंपल सी बात आप जहां ध्यान दीजिएगा कि देखिए ये क्या है, एक ट्रायंगल है, ये भी एक तरह के ट्रायंगल है कि नहीं। तो ये पूरे एरिया जो होगा पूरा ट्रायंगल का, यही सारे एंगल ट्रायंगल में क्या होंगे, डिवाइड हुए होंगे, है कि नहीं भाई, क्योंकि सब सेंट्रोइड है। तो इसको याद रखिएगा, तो सारे जो याद रखिएगा, द एरिया ऑफ 6 ट्रायंगल इन द अबव फिगर, जो एरिया है 6 ट्रायंगल का जो अबव फिगर है, इक्वल टू द 1/6 ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC, मतलब सारे जो एरिया होंगे इसके इक्वल होंगे। तो क्या करना है आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल
सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आपका BLX है वो 1/6 होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, या देखेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के। ठीक है, अच्छा तो ABC का आपका जो एरिया है वो कितना दिया रखा है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इससे इसको काट दीजिए तो कितना आ जाएगा भाई, आपका आ जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो BLX ये सारे ही ट्रायंगल के जो एरिया है सब क्या हो रहे हैं, इक्वल ही डिवाइड होंगे, याद रखिएगा, अगर वो मीडियन द्वारा सेंट्रॉइड द्वारा टूटे हैं तो याद रखिएगा। अब इस पे अलग से चर्चा करेंगे कैसे बनता है, कैसे होता है। जी हाँ, जब हम आपको बताएंगे कैसे, जब हम आपको ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको समझाएंगे, बट यहाँ पे ज्यादा समय नहीं है इसलिए इसको इतने ही रखते हैं। तो यह देखिएगा कि ये दोनों एरिया क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो जितना ये होगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी आपका 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये टोटल जो आएगा आपका कितना आ जाएगा, क्वाड्रिलेटरल जो आपका आएगा BLX जेड जो आएगा वो आ जाएगा 5 + 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसलिए आ जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपका जो पहला ऑप्शन है A वही आपका सही है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आप। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द गिवन ग्राफ बार ग्राफ रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टीचर इन डिफरेंट वेट ग्रुप। ठीक है, तो जो ये ग्राफ दिखा रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है टीचर के वेट को अलग अलग ग्रुप में। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। ठीक है, उस ग्राफ को ध्यान से देखिए, उसके बाद इन सबके आंसर दीजिए। क्या है उसका क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन क्या है वो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेट ग्रुप इज नंबर ऑफ द टीचर इज मैक्सिमम। कह रहा है किस ग्रुप में सबसे ज्यादा मैक्सिमम टीचर हैं। तो सिंपल सी बात है, आपको दिख ही रहा होगा कि वेट जो ये वाला है 60 to 65 वाला है, उस वेट में सबसे ज्यादा टीचर है, मतलब 60 to 65 वाले में लगभग 9 टीचर हैं। तो आप लगा सकते हैं ऑप्शन B को। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में ज्यादा मुझे लगता नहीं है कि आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, तो इसको ज्यादा हम ध्यान न देते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए तो ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या कह रहा है। तो जो ग्राफ जो स्टडी वही बिस्कुट ऑफ इंडिया ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years स्टडी द ग्राफ आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। ठीक है, यही क्वेश्चन के जो एक्सपोर्ट बिस्कुट के जो एक्सपोर्ट हुए हैं उनके अकॉर्डिंग जो ग्राफ बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का जो ये क्वेश्चन है उसका आंसर देना है। और आपके ऑप्शन दे रखे हैं 2007, 2006, 2009, 2008। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ग्राफ में जो आपका वो पिछला वाला ही ग्राफ है क्योंकि उसी पे बना है ये क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिएगा क्या कहता है। तो इसमें थोड़ा सा बस ये करेक्ट है, इनकरेक्ट है कि 2005 और 2008 के बाद 2007 लिख दिया। तो ये पहले था। ठीक है, तो इस चीज पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या है इसमें, तो आपको बताना है किस ईयर में परसेंटेज इंक्रीज हुआ है एक्सपोर्ट का, मतलब जो एक्सपोर्ट था, जो भेजने वाली क्वांटिटी थी, एक्सपोर्ट थी बिस्कुट की, वो इंक्रीज हुई है। तो 2005 से 2006 में तो डिक्रीज हुआ है, क्योंकि 2005 में तो 100 जो आपका लगभग लाख टन गया था वो 75 लाख टन तक गया, तो ये डिक्रीज हुआ। इसलिए 2005 वाले को बात ही नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे 2006 से लेकर 2007 से ही स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्योंकि जब वो डिक्रीज हुआ तो उसकी कोई बात ही नहीं, तो वो तो मैक्सिमम पूछा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा 75 यहाँ 2007 है, तो इस ईयर में 75 एक्सपोर्ट हुआ था और इसमें 150 हुआ था। तो हम क्या करेंगे, 150 में से 75 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, चलिए अगर हम माइनस करेंगे और उसके बाद हमारा इंक्रीमेंट निकालना है कि कितना इंक्रीज हुआ परसेंटेज में, तो हमारा पहले वाला कितना था, 75 था भाई। यही करते हैं ना, जितना हमारा टोटल अमाउंट होता है उसमें जितना आया होता है वो हमको माइनस करते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक है, क्योंकि आप मैंने माइनस करेंगे फिर निकालेंगे तो वही परसेंटेज निकालना है, और हम परसेंटेज निकालने क्या करते हैं 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसमें से इसको माइनस कीजिए, इतना है 75 से डिवाइड कर दीजिए, सिंपल सी बात। तो आ जाएगा आपका सिंपल सा कितना आ जाएगा भाई, आपका आ जाएगा 75/75 इंटू 100%, और ये कट गया तो आपका 100% यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है। तो 2007 से लेकर 2008 के बीच की बात करते हैं, उसमें कितना हुआ है तो ध्यान देते हैं। तो उसमें वो देखिएगा कितना हुआ है, 2008 में आपका 160 गया, 2007 में 150 था, तो मतलब कितना हो जाएगा आपका 160 माइनस 150 अपॉन 150। ठीक है, चलिए इंटू 100%, सॉरी 100% हो जाएगा। इसमें माइनस करेंगे कितना आ जाएगा आपका 10 और 1/50 इंटू 100%। ठीक है, और ये 0 से 0 गया और 15 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 6.66% आ जाएगा, जो कि ये परसेंट है। ठीक है, 2007 से। और तो अब आते हैं 2008 से लेकर 2009 तक
बात करते हैं उसमें कितना हुआ है इंक्रीमेंट, तो वो ध्यान दीजिएगा वो कितना हो गया। 2009 में आपका 200 था और इसमें कितना था 160 था, तो 200 माइनस 160 अपॉन 150, सॉरी 160, पहले वाले में कितना था 160 था, तो ये हो गया आपका 40 अपॉन 160 और इसमें आ गया 0 0 कट गया, ये 1/4 को करेंगे, सॉरी इंटू 100% है, याद रखिएगा, और 100% इसको काटेंगे तो 25% का इंक्रीमेंट आया। ठीक है, तो ये सिंपल सा बस यहां से आप देख कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे सबसे छोटा जो देख रहे हैं कि यहाँ पे इंक्रीमेंट सबसे ज्यादा आएगा, क्योंकि इनमें अंतर जो बहुत ज्यादा था। डिफरेंस को ध्यान देंगे तो आपको परसेंटेज में कितना ज्यादा इंक्रीमेंट आया ये भी निकाल सकते हैं। तो देखिए ये लगभग 75 था, पहले वाला भी 75, तो यहां से आपको पता चल जाना चाहिए था। बाकी सबके जो डिफरेंसेस थे बहुत कम थे, तो यहां से आपको सिंपल से एक ही स्टेप में पता चल जाता कि किसमें सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट परसेंटेज के हुए हैं। तो आपको ये सब निकालने की जरूरत नहीं थी, बस सिंपल से आप ये भी कर सकते थे कि आप इसमें के बीच का डिफरेंस निकालते अपने प्रीवियस ईयर से, क्योंकि वो पूछता है कि प्रीवियस ईयर से मतलब इसके प्रेजेंटिंग ईयर जो थे, इसके पिछले वाले जो ईयर था उससे कितना ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। तो अगर 2007 करेंगे तो 2006 से कंपेयर करेंगे, 2008 का करेंगे 2007 से करेंगे, 2009 करेंगे 2008 से कंपेयर करेंगे, तो प्रेजेंटिंग ईयर से करना था, बस उनको माइनस करते, डिफरेंस सबसे ज्यादा इसमें आता, लगभग उसी में सबसे ज्यादा परसेंटेज आपको देखने को मिलता। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भैया क्या कह रहा है कि इफ x इज इक्वल टू 1040 देन द वैल्यू ऑफ 21050 डिग्री विल बी कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, आपको x इज इक्वल टू 1040 दे रखा है डिग्री, ठीक है, सिंपल सी बात, ठीक है। अब क्या करेंगे, आपको पूछ क्या रहा है, 21050 डिग्री पूछ रहा है, आपसे यही पूछ रहा है, तो आप क्या करो, आप टू देखो इसको चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा, टू इसको 1050 को लिख सकते हो आप लिख सकते हो 90 माइनस 40 डिग्री, क्योंकि 90 में से 40 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 50 ही आएगा। तो आप ये जानते हैं कि ये वाला जो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे पड़ता है, आप पढ़ चुके होंगे ट्रिग्नोमेट्री में, क्लास 10th में भी पढ़ चुके होंगे, और आपको प्रैक्टिस दौरान बताया भी गया होगा कि ये 9 जो 10 है वो किस में चेंज हो जाता है, कॉट में, प्लस कॉट थीटा, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, मतलब ये कॉट 40 डिग्री में, तो कॉट 40 डिग्री आपका आएगा। ठीक है, और हम जानते हैं कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/10 थीटा होता है, और 10 थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा होता है, तो 2 ये हो जाएगा 1040 डिग्री, और 1040 डिग्री की वैल्यू अभी आपने दिया है, आपको x दिया है, तो यहाँ पे 2/x आ जाएगा, जो कि पहला आंसर आपका सही है, ए वाला। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए ध्यान दीजिएगा क्या कहता है, इन अ क्वेश्चन ऑन डिवीजन द डिविजर इज 6 टाइम द क्वेश्चन, द डिविजर इज 6 टाइम द क्वेश्चन एंड द 3 टाइम द रिमाइंडर, इफ द रिमाइंडर इज 40 देन फाइंड द डिविडेंड। तो बहुत सिंपल है क्वेश्चन को, पहले हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है डिविजर डिविडेंड। तो ये जो आपका होता है ना, ये होता है आपका डिविडेंड होता है, ठीक है, ये जो आपका होता है वो होता है डिविजर होता है, और ये होता है, ये आपका होता है क्वेशेंट होता है, ठीक है, और जो लास्ट में बचता है आपके यहां पे उसको बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिएगा क्या कहता है, जो ये डिविजर है, जो ये डिविजर है, ये आपका क्या है, आपका 3 टाइम है, किससे 3 टाइम है रिमाइंडर से, और रिमाइंडर आपका कितना दे रखा है 40 दे रखा है, तो 40 से 3 मतलब कि आपका आ जाएगा कितना 120 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, डिविजर इज 6 टाइम द क्वेश्चन, डिविजर जो है वो 6 टाइम है क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन कैसे निकालेंगे भाई, तो हम जानते हैं डिविजर 6 टाइम है क्वेश्चन से 6 टाइम है, और ये डीवी, तो आप इसको याद रखिएगा, डीवी अपॉन क्या हो जाएगा 6 इज इक्वल टू क्वेश्चन, और आपको डीवी कितना निकाले अभी 120 निकाले हैं, तो ये आ जाएगा 6 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 20। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आ गया हमारा, डिविजर आ गया, डिविडेंड, और हमारा एक से रिमाइंडर भी पता चल गया। ठीक है, तो याद रखिएगा अब हमको निकालना है डिविडेंड, तो डिविडेंड इज इक्वल टू जो होता है डिविजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ये फार्मूला तो आप जानते ही होंगे। तो डिविजर कितना दे रखा है 120 इंटू क्वेश्चन 20 प्लस रिमाइंडर 40, और टोटल आ जाएगा आपका 2400 प्लस 40,
और उसके बाद इसको ऐड कर देंगे तो 2440। ये आपका आंसर आ गया और ये ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। टू सर्कल ऑफ रेडियाई 20 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली touch each other externally at the point P. AB is the direct common tangent of those two circles of center R and D. ठीक है, सॉरी R and S respectively. The length of AB is equal to क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, आप ध्यान दीजिएगा कि आपका लेंथ जो होगा, हम आपको बता चुके हैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि जो ये टेंजेंट का जो फार्मूला होता है डायरेक्ट के लिए, जब याद रखिएगा, एक होता है जो वो होता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट और ये होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो ये जब ऐसे जाता, ऐसे एक दूसरे को काटते हैं तो ये होता क्या, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। बट ये जब ऐसे डायरेक्ट कटा है, इस तरह से कटा है, तो ये आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। याद रखिएगा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ये है, आपको यही फाइंड करना है। तो ए बी की वैल्यू कैसे फाइंड हो सकती है, याद रखिएगा ये निकाल सकते हैं आप सिंपल से। आपको पता होना चाहिए एस माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अगर आपको रेडियस पता है और एस है क्या, ये दो सेंटर के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं एस से। तो मान लीजिए यहां पे आप एस डैश से दिखा दीजिए, तो इसके बीच की जो दूरी होगी ना वही एस डैश। और ये जब एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो याद रखिएगा यहां से यहां तक 20 है, यहां से यहां तक 5, तो ये हो जाएगा 25, सॉरी ये हो जाएगा 25 आपका। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू आपका आएगा अंडर रूट में 25, सॉरी ये 20 स्क्वायर होता है, तो 25 का स्क्वायर माइनस R1 कितना भी है, तो R1 आपका है 20 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 25 का स्क्वायर कितना होता है, तो 25 का स्क्वायर आता है 620। ठीक है, 25 का स्क्वायर होता है 625 माइनस, और इसका होता है 20 में से, सॉरी हाँ 20 में से 5 गया तो 15, मतलब कि 15 का आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 225। हाँ, तो 15 स्क्वायर 225, इसमें से माइनस कर दीजिए, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 6 में से 2 गया तो 4, और ये अंडर रूट में आ जाएगा, और ये होता है 20 का। ठीक है, तो ये आपका आ गया 20 बाहर। तो मतलब इसकी लेंथ कितनी रही होगी, 20 सेंटीमीटर रही होगी। कितनी रही होगी, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कमाल एंड अनिल कैन डिग अ पॉन्ड इन 8 days and 14 days रिस्पेक्टिवली। इफ द टोटल एक्सपेंस ऑफ डिगिंग इज 4400, देन हाउ मनी विल अनिल अर्न। ठीक है भैया, चलो तो देखो क्या करोगे आप, पहले देखो डे ऑफ वर्क जो है कमाल और अनिल का कितना है। जो कमाल का डे ऑफ वर्क है वो कितना है, कमाल का डे ऑफ वर्क कितना है, वो है 8 days। एंड अनिल का कितना है भैया, अनिल का है टोटल 14 days। ठीक है, चलिए तो ये तो हो गया। और जो टोटल एक्सपेंस, मतलब टोटल जो आपको एक्सपेंस मिल रहा है उन दोनों को, वो लगा है आपका कितना है, टोटल एक्सपेंस है आपका 4400। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक फार्मूला यूज किया जाएगा, वो फार्मूला होगा वेज इज इक्वल टू, वेजेस क्या होते हैं जानते हैं ना आप, ये होती है मजदूरी। ठीक है, मजदूरी। ठीक है, याद रखिएगा ये मजदूरी को बोलते हैं, और इसका इक्वल टू होता है इफिशियंसी। मतलब कि जो आप काम किए वो कितना मूल्यवान है, कितना मतलब इफिशिएंट है, मतलब कि आप कोई काम किए वो कितना ज़्यादा आपको पैसा उसके बदले मिला, ये आपको इफिशियंसी हो सकती है। कितना मूल्यवान काम किए वो इफिशियंसी आप बहुत तरीके से डिफाइन कर सकते हो। इफिशियंसी इज इक्वल टू टाइम, जो आपको मतलब जो काम करोगे आप, जो इफिशिएंट टाइम करोगे, और जो मतलब कि जितना काम किए हो एक तरह से, और जो टाइम लगा है वो इक्वल टू होता है वेज। ठीक है, तो पहले आप क्या करेंगे, इन दोनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम, ताकि आप इसकी इफिशियंसी निकाल सकें। तो एलसीएम निकालोगे जब आप 8 और 14 का एलसीएम निकालोगे तो आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 56। एलसीएम ऑफ 8 and 4 इज 56। ठीक है, और याद रखिएगा एलसीएम आया है, और इन दोनों का इफिशियंसी जो आएगा
इफ़िशियंसी जो आएगा किसके द्वारा, कमाल के द्वारा, वो हो जाएगा भैया 56/8 इज इक्वल टू, काटेंगे तो 7 आ जाएगा। और वही अनिल का कितना आ जाएगा, अनिल की इफ़िशियंसी आपकी आ जाएगी 56/14 जो कि आ जाएगा 4। ठीक है, तो दोनों का जो वर्क है वो इक्वल हो जाएगा पीरियड ऑफ वेजेज। ठीक है, वेज ऑफ रेशियो, दोनों का वेज जो का रेशियो हो जाएगा वो आ जाएगा 7/4। ठीक है, और टोटल वेज, तो ये आपका क्या है, वेज रेशियो है, इन दोनों के काम करने की जो टोटल वेज रेशियो है। और टोटल वेज इन टर्म ऑफ रेशियो, टर्म ऑफ रेशियो इज इक्वल टू 7 + 4 इज इक्वल टू कितना होता है, 11 यूनिट। ठीक है, चलिए, तो एक्चुअल वेज ये आपका आया है 11 यूनिट। क्या आया है, 11 यूनिट आपका आया है टोटल वेज टर्म ऑफ द रेशियो, मतलब कि जो इनका रेशियो का जो वेज होगा, जो उन दोनों में डिवाइड हुआ होगा, मजदूरी जो मिली होगी उन दोनों की जो मजदूरी थी, क्योंकि इफिशियंसी ही मेन आपका क्या होता है, वर्क जो होता है, मतलब कि आपने जो इफिशियंट का वर्क किया, मतलब जो काम आपका मूल्यवान था, जितना पैसा मिलने वाला, तो इन दोनों का जो रेशियो का आया वो 7/, रेशियो आया, और इन दोनों का टोटल जो वेजेस का रेशियो का सम आया वो 11 आया। ठीक है, याद रखिएगा। तो अगर हम लोग कहें कि 11 उनका वेजेस का इफिशियंसी आया, तो मनी जो आएगा, याद रखिएगा, मनी इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल जितना एक्सपेंस किया है ना उसको डिवाइड कर दीजिए टोटल वेजेस रेशियो से, और जितना उनको इफिशियंसी लगी है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, लगभग इसको डिवाइड कर दीजिएगा, ये आ जाएगा 4 समथिंग, और इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करने पे 1600, मतलब लगभग आपका आंसर आया बी वाला, यही आपका सही आंसर होगा। तो मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट रहेगा, भैया बहुत दिन लग जाते हैं इसको एक वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को और शेयर भी कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करता है, कहता है कि इफ़ द एल इज़ द सर्कम सेंटर, एल क्या है, सर्कम सेंटर है, सर्कल का जो मतलब कि किसी से सर्कम सेंटर है, ऑफ ट्रायंगल XYZ एंड द एंगल x इज 40। अगर आपका एंगल कितना हो, 40 हो, देन द वैल्यू ऑफ YZL इज 50, 60, 40, 70 में से क्या होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका ये जो है, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है YZL, मतलब कि आपको निकालना है ये वाला एंगल। ठीक है, आपको निकालना है ये वाला एंगल, तो ये निकलेगा ऐसे, जब देखो ये आपको पता है, ये आपको 40 पता है, तो याद रखिएगा अर्क YZ सबटेंड एंगल एट center is 2 times the angle subtended at circumference। ठीक है, तो जो सर्कमफ्रेंस में जो बनेगा एंगल, उसका ये दुगना होगा। याद रखिएगा कि एंगल जो होगा YXZ का, याद रखिएगा ये जो YXZ का, याद रखिएगा कि 2 टाइम होगा। कौन 2 टाइम होगा? एंगल YLZ। ठीक है, तो जो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो सर्कमफ्रेंस पे बने हुए एंगल का क्या होगा? दुगना होगा। तो अगर ये आपका 40 डिग्री दिया है तो याद रखिएगा कि YLZ जो होगा, YLZ वो आपका हो जाएगा 80 डिग्री। तो YLZ कितना हो जाएगा? 80 डिग्री, ये आप समझ लीजिए। ठीक है, तो आपको अगर ये आपका 80 डिग्री आ गया तो ये दोनों निकालना आसान हो गया। कैसे? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे Y जो L है वो इक्वल है कि नहीं आपका ZL से। कैसे? रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, मतलब रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल मतलब दोनों ही एक ही सर्कल के रेडियस हैं। ठीक है, जो त्रिज्या है ना वो एक ही सर्कल की है,
इसलिए वो याद रखिएगा इक्वल होंगे। ये दोनों ही तो रेडियस हैं भाई, देखो ये तो रेडियस किसी एक सर्कल के लिए क्या होता है, सेम ही होता है, इसलिए एल और जेड क्या होंगे, याद रखिए इक्वल होंगे। तो जब ये दोनों साइड इक्वल है तो इनके द्वारा जो एंगल सबटेंड बनेंगे ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, मतलब एंगल वाई इक्वल टू एंगल जेड हो जाएगा, है कि नहीं। सॉरी एंगल वाई जेड मत लिखिएगा, एंगल एल वाई जेड प्लस सॉरी इक्वल एंगल एंगल जेड वाई, ये इक्वल होगा। तो ठीक है, याद रखिएगा। तो आपको निकालना वाई जेड एल निकालना है, तो वाई जेड एल प्लस जेड वाई एल और प्लस एंगल वाई एल जेड, तीनों का सम कितना होगा 180, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो हम इसके यहाँ यही लिख लेते हैं वाई जेड एल प्लस वाई जेड एल प्लस वाई एल जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा 2 वाई जेड एल और इसको कितना है ये 80 था, उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो 100 डिग्री हो जाएगा, और इधर डिवाइड कर देंगे तो माइनस कर देंगे, सॉरी डिवाइड कर देंगे 2 से, तो वाई जेड एल इक्वल टू 50 डिग्री। मतलब आंसर आपका जो आएगा वो कितना आएगा 50 डिग्री आएगा। तो इसको सिंपल से इतना करने की आपको जरूरत नहीं था, अगर एग्जाम में करते तो बस सिंपल सा इसका 2 टाइम्स होता है ये 80 और ये 80 हो गया, तो ये दोनों बराबर होते हैं, तो 100 से इसको माइनस किया तो सॉरी 180 से इसको माइनस 80 करेंगे तो 100 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये आ जाएगा। तो कुछ चीज़ें आपको तेजी से करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट को आपको समझाना था, इसलिए मैंने पूरा स्टेप कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुझे लगता है आपको ये समझ आ गया होगा, देख लीजिए पूरा आपको करके दिखा दिया हूं कैसे होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन क्या है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन ध्यान दीजिएगा, ये इस पे वर्क करेगा आपका बॉड मास, ठीक है। कौन सा वर्क करेगा, बॉड मास, ठीक है, याद रखिएगा। क्या है बॉड मास, बॉड मास है आपका पहले ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इसी हिसाब से आपको वर्क करना पड़ेगा। अच्छा, जब ब्रैकेट भी रहता है तो सबसे पहले मॉड को, फिर उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ब्रेस ब्रैकेट को, फिर लॉन्ग ब्रैकेट को, ठीक है, बिग ब्रैकेट्स को बोलते हैं। बिग ब्रैकेट ये आपका बार हुआ, फिर स्मॉल, फिर ब्रेस, फिर बिग ब्रैकेट, फिर उसके बाद नॉर्मल, फिर आपका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब करेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले इसमें ध्यान दीजिए, इन दोनों पे बीच में बना है, मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेता हूँ आपको ताकि आपको समझ आए। 25 16 माइनस ब्रेस 14 माइनस स्मॉल, फिर 18 माइनस 8 प्लस 3, इस पे बार है, फिर इसमें ब्रेस फिर लॉन्ग, ठीक है। चलिए, तो -8 ये याद रखिएगा, माइनस वाला इसमें काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो ब्रेस है वो सिर्फ 8 + 3 पे अप्लाइड हुआ है। तो जो बार है वो 8 + 3 पे अप्लाइड हुआ है, तो 8 + 3 होता है आपका 11, ठीक है। अब स्मॉल ब्रैकेट अभी तो खत्म नहीं हुआ, बार खत्म हुआ, तो ये बचा 18 माइनस 11, फिर ब्रेस है आपका 14 माइनस, ठीक है। अच्छा, फिर बिग ब्रैकेट है भैया 16 माइनस, और ये हुआ 25 माइनस, ठीक है। अच्छा, 18 में से 11 गया, अब किसकी बारी, स्मॉल ब्रैकेट की, तो 18 में से 11 गया तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो 7 माइनस 14, फिर ब्रेस बचा है, फिर बिग ब्रैकेट 16 माइनस, ठीक है, याद रखिएगा 25। अब फिर से ये 14 में से 7 जाएगा तो बचेगा आपका 7 माइनस, इधर बचे 16 बिग ब्रैकेट, फिर 25 माइनस, फिर 25 माइनस 16 में से 7 जाएगा आपका बचेगा 9, ठीक है। और 25 में से 9 चला गया तो आपका फिर से बचा 16, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मुझे लगता है आपको ये समझ आ गया होगा। अब इस तरह से क्वेश्चन आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, आपको a माइनस बी दिया 18 और a क्यूब माइनस बी क्यूब दिया है। तो इसके लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला बनाएंगे। फार्मूला बनेगा कहाँ से, ध्यान दीजिएगा। जानते हैं a क्यूब a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू होता है फार्मूला s क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और इंटू x माइनस वाई, ये फार्मूला होता है। आपको चाहिए xy, तो आप xy को छोड़ बाकी सबको इधर भेजेंगे तो a माइनस, सॉरी यहाँ पे सॉरी a होगा, आपने a रखा है ना,
सॉरी ए माइनस बी क्यूब, ये आपका ए और बी है, सॉरी यहाँ पे ए माइनस बी होगा, ध्यान दीजिएगा, सॉरी ये फार्मूला होता है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है। चलिए, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है, ठीक है। तो ए माइनस बी का क्यूब जो होगा, होल क्यूब होगा, इन दोनों को इधर भेजेंगे, इन दोनों को साथ भेज रहे हैं, तो ब्रैकेट में इन दोनों को अगर मानते हैं तो ये इधर आएगा प्लस है मान लो, तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। अच्छा, फिर इज इक्वल टू माइनस 3ab और ये बनेगा a माइनस बी, ठीक है। अब इस वाले को और इस वाले हिस्से को हम लोग इधर भेज देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा अपॉन में माइनस 3, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन माइनस 3a माइनस बी इज इक्वल टू ए बी बचेगा इधर, और हमको यही तो ए बी यहाँ पे फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। तो ध्यान से देखो, अब हमको ए माइनस बी तो पता है, ए माइनस बी मतलब 18 का क्यूब, ठीक है, माइनस, ठीक है। अच्छा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना भी यहाँ, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब आपका 324 है, 324 अपॉन माइनस 3, ए माइनस बी कितना दिया 18, ठीक है। चलो, ये ए बी आपका निकल जाएगा। अब देखो, सिंपल सा ए बी का अब निकालना होगा ना इस तरह का, तो डायरेक्ट आप यही फार्मूला पुट कर सकते हो, आपको इतना करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो आप चाहो तो खुद से फार्मूला बनाना, या तो इस तरीके से पूरी प्रॉपर तरीके से करना चाहते हो तो ये कर लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए 18 का क्यूब क्या होता है, आपको याद होना चाहिए 18 का क्यूब क्या होता है, 5832 माइनस कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना 300 दिया था आपका 24, और ये माइनस 18 3 जा कितना हो जाएगा माइनस 54 इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। माइनस करते हैं तो 12 में से 4 जाएगा, आपका कितना बचेगा, 12 में से 4 गया तो आपका 8 बचा, फिर यहाँ बचा 12 में से 2 गया, सॉरी 2 में से 2 गया 0, ठीक है। यहाँ बचा 8 में से 3 जाएगा तो 5 और होल अपॉन कितना माइनस 54, ठीक है। अब देखिए ये कट जाएगा कि नहीं इससे, तो देखते हैं कितने टाइम में कट जाएगा। हाँ, तो देखिए इसको काटेंगे ना, तो ये माइनस था ही, 102 टाइम में ये कट जा रहा है, तो ए वी जो आपका आया वो आया कितना 102, यही आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब चलिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, द गिवन बार ग्राफ शो द बिस्कुट एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन फॉलो, ठीक है। कह रहा है कि इस बिस्कुट का एक्सपोर्ट को दिखाया गया इस ग्राफ में, जैसे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हम लोग कर चुके हैं। अब कह रहा है व्हाट वाज द परसेंटेज ड्रॉप इन द एक्सपोर्ट क्वांटिटी ऑफ 2005 टू 2006, तो 2005 से 2006 तक कितना ज़्यादा एक्सपोर्ट की क्वांटिटी गिर चुकी है। तो सिंपल सी बात हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे 100 का एक्सपोर्ट, जो ये ब्लैक वाला दिखाता है आपके क्वांटिटी को, रेड वाला दिखाता है वैल्यू को, तो लगभग ब्लैक वाले में ध्यान दीजिएगा 100 इन लाख टन में, ये लाख टन में है, तो 100 लाख टन होता था एक्सपोर्ट, जो कि 70 लाख टन में आ गया था, तो एक्सपोर्ट में गिरा था। तो याद रखिए परसेंटेज कैसे निकालें, कितना परसेंट का चेंज हुआ है, तो हम जानते हैं चेंज इन, पहले क्वांटिटी निकालेंगे। चेंज इन क्वांटिटी जब निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, पहले कितना था 100 और जो बाद में हुआ 75, तो मतलब 25 आपका आया जो चेंज क्वांटिटी था, ठीक है। अच्छा, फिर क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा जो आपकी चेंज क्वांटिटी है उसको, और जो पहले जो आपकी वैल्यू हुआ करती थी 100, उससे डिवाइड कर 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 100 से 100 कट गया, बचा 25%, मतलब 25% जो था आपका चेंज परसेंट हुआ है, मतलब कि पहले जो था उसके मुकाबले पहले 25% की गिरावट आई है आपके एक्सपोर्ट क्वांटिटी में, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, क्या कर रहा है, अ मैन सोल्ड हिज बाइक फॉर 25,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जब उसने सोल्ड किया तो ये उसका हो गया सेलिंग प्राइस, 25,000 इसका क्या हो गया सेलिंग प्राइस, ठीक है। एट द प्रॉफिट एट 25% प्रॉफिट ना, तो याद रखिएगा उसका जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो दे रखा है 25%, ये भी याद रख लीजिएगा। एट ध्यान दीजिएगा, एट व्हाट प्राइस वुड इट ही हैव सोल्ड इफ़ ही हैड
इनकर्ड अ लॉस ऑफ 15%, कह रहा है तो कितने प्राइस पे वो बेचेगा अगर उसको कितने परसेंट का लॉस हो, 15% का लॉस हो, ठीक है, याद रखिएगा। तो आपको तो पहले ये निकालना पड़ेगा कि कॉस्ट प्राइस क्या है, तो ना हम लॉस और बाकी सारे परसेंटेज निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा लॉस कितना हो, सीपी कितना है। तो हम लोग जानते हैं एसपी इज इक्वल टू, एक फार्मूला आप जानते हो, एसपी इज इक्वल टू सीपी, ठीक है, इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100, ये होता है, ठीक है। तो एसपी आपका दे रखा है 25,000, ठीक है। सीपी आपको निकालना ही है, 100 प्लस प्रॉफिट दिया 25% अपॉन 100, ठीक है, यही है। तो आप इसको क्या करेंगे, इधर भेजेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आप सीपी निकालिए, सीपी इज इक्वल टू समथिंग इसका आ जाएगा 125 समथिंग आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन करके देख लीजिएगा, अगर आपका सीपी 25,000 आ जाएगा, ठीक है। जब 25,000 आपका सीपी आ गया तो आपको क्या निकालना है, अब लॉस परसेंटेज निकालना है। तो याद रखिएगा, अगर आपको लॉस हुआ है 15% का, तो आपने बेचा कितना होगा, 85% पे, ठीक है। आपको जब आपको लॉस हुआ 15% का, तो आपने बेचा होगा, क्योंकि 100% ये प्राइस होगा, 100% ही प्राइस होगा। तो आपने 15% की लॉस पे बेचा, तो 85% आपका होगा भाई, जो आपने रखा होगा 80% आपने लॉस कर दिया, ठीक है। तो 85% आपने 20,000 का निकाल लीजिए, तो आ जाएगा कितना, ये 100 से ऐसे डिवाइड हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 17,000 आ जाएगा। तो यही आपका हो जाएगा, आपका जो इंक्रेड हुआ जब लॉस पे आप बेचेंगे, ठीक है। चलिए, तो मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या है। द एवरेज ऑफ 14 नंबर इज 36, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 25 नंबर इज 31, द एवरेज ऑफ लास्ट 60 नंबर इज 43 और फाइंड द 25th टर्म, ठीक है। तो ध्यान दो, तो किसी भी चीज़ का जो एवरेज निकालते हैं, एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ द नंबर अपॉन टोटल सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, लिख लो, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, याद रखिएगा। तो एवरेज, तो अगर हम इसी चीज़ को अगर मान लेते हैं एन है और इसको ए वी से दिखाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए वी इज इंटू एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, यही आएगा कि नहीं, ठीक है। अब ध्यान दो, अब क्या करना है आपको, बताओ, एवरेज ऑफ, याद रखना, एवरेज ऑफ 14 नंबर इज कितना दे रखा है, 36। भाई एवरेज कितना दे रखा है 14 नंबर का, 36 ही दे रखा है, ठीक है, यही दिया है ना। चलो, तो इसमें हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि एवरेज ऑफ 14 नंबर इज 36, देन तो कितना आ जाएगा, सम ऑफ द 40 नंबर्स, सम ऑफ 14 नंबर इज कितना आ जाएगा, 40 इंटू 36, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएंगे तो 1440 आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। वैसे ही सम ऑफ द 25 नंबर इज 25 इंटू 31, और 25 का 25 बन जाए 35, मतलब 5 हो जाएगा, तो फिर इसको 25 775 आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करना है आपको, आप ये देखिए 24th टोटल 24 नंबर प्लस 25th नंबर का जो होगा यही होगा भाई 775 रहा होगा, है कि नहीं भाई, जो कि ये 25 नंबर का सम है। हम कह रहे हैं कि मतलब कि जैसे 1 2 3 4 ऐसे 4-5 नंबर है मान लो, ठीक है। अब देखो, हम आपसे पूछते हैं कि 5th नंबर क्या होगा, अगर इन सब का सम कितना हो, अगर
3 3 3 3 6 6 और 4 10 10 15। अगर इन सब का नंबर का सम अगर आपका 15 हो तो 15 नंबर क्या होगा? तो आप ये कहेंगे कि बताइए मुझे फोर्थ नंबर अगर का सम पता हो। भाई फोर्थ नंबर का सम कितना आ रहा है? 10 आ रहा है और इसका फिफ्थ टर्म है ही, तो ये निकालना है। तो 10 को उधर भेज देंगे, मतलब फिफ्थ टर्म आपका क्या रहा होगा भाई? आएगा आपका 5 आएगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे 24 टर्म प्लस 25 टर्म यही हो जाएगा 7 7 25। ठीक है, इसको सेकंड क्वेश्चन मान लीजिए। ठीक है, अच्छा वैसे ही तो आपका जो आ जाएगा 16, सम ऑफ द 16 नंबर इज कितना आ जाएगा? 43 इंटू 16 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 688। ठीक है, चलिए अब कुछ नहीं, इसको थर्ड मान लीजिए। थर्ड और सेकंड को हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो सेकंड वाला आपका क्या था? बताया था 24 नंबर जो थे, सम ऑफ 24 नंबर प्लस 25 भी उसमें इन्वॉल्व था। ठीक है, प्लस अब जो दूसरा थर्ड वाला क्या था? 16, सम ऑफ 16 नंबर। ठीक है, तो उस साइड कितना था भाई? उसको कितना आया था? आपका आया था 775 प्लस 688 आया था, यही आया था। तो आपको क्या करना है? इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करने पे क्या आ जाएगा? 25 तो टर्म को रहने दीजिए, 16 प्लस 40 कितना? 24 कितना हो जाता है? 40 नंबर। ठीक है, तो सम ऑफ 40 नंबर और ये आ जाएगा कितना? इधर कितना आ जाएगा? 1463। इन दोनों का सम जो आएगा वो 1463 आएगा। ठीक है, अच्छा अभी सम ऑफ 40 नंबर भी हम लोग फर्स्ट वाली क्वेश्चन में निकाल चुके थे। वो कितना आया था? 440 आया था प्लस 25 टर्म इक्वल टू 1463। इसको इधर भेजकर माइनस कर देंगे तो 25 टर्म आ जाएगा 1463 माइनस 1440। तो ये आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 23। मतलब 25 टर्म कितना रहा होगा? 23। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। अ वुमेन अर्न 1000 पर डे। ठीक है, आफ्टर सम वीक्स यू अर्न 1160 पर डे। ठीक है, याद रखिएगा। बाय हाउ मच परसेंटेज डिड ही अर्निंग इंक्रीज? तो कितना इंक्रीज हुआ उसके परसेंटेज में, अर्निंग में। ठीक है, तो अगर देखा जाए इंक्रीमेंट जो हुआ है टोटल वो कितना हुआ एक दिन के हिसाब से, तो वुमेन की जो इंक्रीज अमाउंट इक्वल टू कितना हो जाएगा? पहले भाई बाद में कितना हो गया? 1060 हो गया और पहले कितना था? 1000 था पर डे। ठीक है, तो याद रखिएगा पर डे। तो अब ये जो आएगा वो आया 160 रुपीज़ का पर डे का इंक्रीमेंट आया। 160 रुपीज़ का पर डे का इंक्रीमेंट आया। ठीक है, इंक्रीज हो गया पैसा। ठीक है, तो कितना परसेंट है ये पहले वाले पैसे का? तो पहले जो मिलता था 1000 पर डे मिलता था, जो पहले मिलता था 1000 पर डे मिलता था, और अब जो हो गया वो हो गया 160। हम परसेंटेज निकालना तो 100% से सिंपल से कर दीजिए मल्टीप्लाई। 1000 इधर खत्म, 0 से 0 गया और टोटल आ गया 16% का उसको क्या हुआ? इंक्रीमेंट मिला। सिंपल सी बात। तो अब मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर विल बी। तो याद रखिएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट दे दिया है सर्कल का जिसका सर्कमफ्रेंस 22 द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पूछ रहा है द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट सर्कल का पूछ रहा है जिसका सर्कमफ्रेंस दे दिया है 22 सेंटीमीटर। बताइए तो एरिया, पहले फार्मूला क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल? सिंपल सी बात आप जानते हो, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। तो आर तो पता ही नहीं है, तो आप निकाल सकते हो सर्कमफ्रेंस से क्या होता है 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस दे रखा 22, इधर 2, इधर इंटू 22/7 इंटू आर। तो इधर 22 कट जाएगा, इधर 1 बचा 1/2, ये 7 डिवाइड था उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, आर, तो 7/2 इक्वल टू आर। ये हो गया आपका आर आ गया, बस इसको रख दीजिए। क्वाड्रेंट होता क्या है? मतलब जो एरिया है ना उसका 1/4 पार्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट, एरिया का क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा 22/7 इंटू आर कितना दे रखा है 7/2 का स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 7 एक कट जाएगा तो 7 बचा 7/4
ये सॉरी अभी रुक जाओ, एक 7 और कर लेते हैं भाई, काट लेते हैं ताकि ये ठीक है। और ये हो जाएगा 16, तो 4 देखें कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, 2 से ये हो जाएगा 11 आ जाएगा, ठीक है। और कटेगा नहीं, तो ये आ जाएगा 77/8। और इसको डिवाइड करके देखेंगे तो 8 9 जा 72, तो मतलब ये 9.625 वाला ही आंसर सही होगा जो नियर अबाउट हो रहा है। तो यही आपका आंसर सही हो गया, ठीक है। मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, हाउ मच विल बी डिक्रीज टू इस टर्म ऑफ रेशियो 16:90 सो डैट इट विल बी 7:6। कह रहा है 16 जो 19 है ना, इसमें से कितना डिक्रीज किया जाए, मतलब दोनों में सेम अमाउंट डिक्रीज किया जा रहा है कि 7/6 हो जाए। कुछ मत कीजिए, इसमें ये मान कैसे कर लिए, अब इसमें से मल्टीप्लाई कर दिए क्रॉस, ठीक है। तो 16 - a इधर हो जाएगा, 19 - a इधर चला जाएगा इंटू 7, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 का 6 से, तो कितना हो जाएगा भाई 96 हो जाएगा, -6a। 19 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 133, और -7a। अब इसको सॉल्व करिए तो यहाँ पर देखिए ये चला जाएगा उधर प्लस, ये सॉरी, और इधर चला जाएगा माइनस, तो 96 - 133 = -7a, इधर आएगा प्लस ये 6a, तो a = कितना आ जाएगा -a है, और इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 37 समथिंग आ रहा है, 13 में से 6 या हाँ 37, ये माइनस कट गया, a = कितना आ गया 37, तो ये आपका डी वाला आंसर क्या है सही है, ठीक है। मुझे लगता है ये आपको आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, चलिए उसको देख। लास्ट वाले क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को करने को देता हूँ, तो आप लोग इसका आंसर जरूर कमेंट में बताइए, देखा जाएगा कि किसका आंसर सही होता है, और हो सके तो अपने दोस्तों को भी भेजिए ताकि वो देखिए कि क्या वो आपके इस क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं। जो आपके बाकी साथी जो एस्पिरेंट होंगे उनको ज़रूर ये शेयर कीजिएगा, ठीक है। मैं आपको 2 हिंट दे देता हूँ इसमें आंसर का, एक मैं आपको दे देता हूँ बी और दूसरा दे देता हूँ डी, तो इन दोनों में से कौन सा सही आंसर है ये आपको बताना है, ठीक है। बी और डी में कौन सा सही आंसर है ये आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए मैं इंतज़ार करता हूँ आप लोग के क्वेश्चन इसका आंसर का, चलिए।